अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और जो कि हमारे पास इस सेकंड लेक्चर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे इस चैप्टर की। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स यानी कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि टू ऐसे मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, जब वो आपस में कंबाइन हो जाए तो उनके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कंजुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी जब कोई भी ऐसे दो मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट क्लास से, यानी कि एक एल्डिहाइड है तो एक कीटोन है, तो एक प्रोटीन है तो एक लिपिड है, इस तरह कह सकते हैं। जब कोई भी दो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपस में कंबाइन हो जाएं, तो उनके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि इट इज़ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। जैसे जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब वो कंबाइन हो गए प्रोटीन से, तो कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन विद प्रोटीन्स, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से कंबाइन हो गए तो हमारे पास बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारे पास ग्लाइको आ गया और प्रोटीन की वजह से प्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे पास प्रोटीन से मिले तो हमारे पास बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। और इसी तरह जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड से मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा ग्लाइकोलिपिड्स। ये दो तरह के कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें जो कि एमसीक्यूज़ वगैरह आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको देखना है। तो जो हमारे पास हमारी सेलुलर सिक्रीशंस, अब सिक्रीशंस क्या हैं? सेलुलर सिक्रीशंस ये हैं कि सेल के अंदर जो कुछ भी, यानी कि हमारे पास जीन्स या डीएनए वगैरह से जो चीज़ आई राइबोसोम्स के पास, राइबोसोम से होती हुई उसमें मॉडिफिकेशंस हुई गोल्गी अपरेटस में, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से होता हुई जब वो सेल से बाहर जाएगी तो उसको हम कहते हैं सिक्रीशन और सेलुलर सिक्रीशन। इनके आरएनए या डीएनए से सिंथेसाइज हुई, फिर राइबोसोम्स ने उसमें और गाल्गी ऑपरेटस ने उसमें मॉडिफिकेशन की, देन वो सेल से आउट सिक्रीट हुई, तो दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर सिक्रीशंस। तो वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है, यानी कि जो भी सेल से हमारे पास सिक्रीशंस हो रही होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि लिपिड और प्रोटीन का बॉन्ड होता है, उनमें ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं। तो बोथ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, जो हमारे पास हमने दो तरह के जो मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, ये क्या है कि ये इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हमारे सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, लेकिन प्लांट सेल में इसके ऊपर सेल वाल होती है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और ट्रेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके दो तरह के यूनिट्स हैं, मतलब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है इसका पहला, और दूसरा भी इसका मॉडल है जिसके अकॉर्डिंग इसकी शेप को डिफाइन किया गया है। तो ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये उसमें उसमें ये ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि प्रोटीन्स और लिपिड्स और प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों इसी का मतलब स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो जो हमारे पास लिपोप्रोटीन है, यानी कि जब प्रोटीन्स और लिपिड्स आपस में मिलेंगे तो देन हमारे पास ये मिलेंगे, तो combination of lipids and proteins are basic structure framework of all type of membrane in the cell। हमारे सेल में जितनी भी मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं तो उनमें यही है कि हमारे पास ये जो लिपिड्स और प्रोटीन जिसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं, ये वाली चीज़, तो ये हमारी तमाम जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, यानी कि उन्हें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें 60 to 80% प्रोटीन होती है, 40% लिपिड्स होते हैं, 20 to 40%, और ट्रेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और ट्रेस होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स और लिपिड दो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास इसके, हमारी सेल मेम्ब्रेन के। तो नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड्स।
न्यूक्लिक एसिड हमने अपने लास्ट लेक्चर में उसको कवर किया था। डीएनए और आरएनए आ जाते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। इनमें बेसिस मेडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरासेल आरएनए में होती हैं, और थायामीन यूरासेल की जगह डीएनए में होता है। और ये सारा हमने न्यूक्लिक एसिड्स में और इनकी बेसिस वगैरह में सब कुछ इसको कवर किया हुआ है। तो ये हमारे पास इनकी अफिनिटी होती है प्रोटीन्स के साथ, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के साथ, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड ही पहले डीएनए से आरएनए बनता है, देन आरएनए से हमारे पास प्रोटीन बनती है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, देन हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। तो दे आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियर प्रोटीन, यानी कि जब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से मिलेंगे तो हमारे पास ये तीसरा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम न्यूक्लियर प्रोटीन कहते हैं। अभी तक हमने 3 कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, ग्लाइकोलिपिड्स यानी कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन्स, और न्यूक्लियोप्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स जब आपस में मिलते हैं तो ये भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। आगे है द न्यूक्लियोहिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे पास जब सेल डिवीजन के दौरान हमारा जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस होता है, तो तब हमारे पास क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं। क्रोमोसोम्स वैसे अपीयर नहीं होते ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब हमारे पास जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस फॉर्म में होता है तो तब ये क्रोमोसोम्स अपीयर हो जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोहिस्टोन्स जो होते हैं ये हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो दीज कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर नॉट ओनली ऑफ स्ट्रक्चरल, ये जो प्रोटीन्स हैं हमने देखा है कि ये सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं है बट ये फंक्शनल भी हैं। जिनके हमारे पास फंक्शनल ये इस वजह से है, तो पहली स्ट्रक्चरल है तो ये स्ट्रक्चरल प्रोवाइड स्ट्रक्चर उसका मेंटेन करते हैं, लेकिन फंक्शनल में ये है कि जैसे हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये जो लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं तो ये एज ए यानी कि ट्रांसपोर्ट में ये वर्क करते हैं कि सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। यानी कि सेल की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, यानी कि उस सेल के अंदर और बाहर आने वाली जो उसकी सिक्रीशंस होती हैं तो उनमें ये सिलेक्टिव यानी कि सेमी परमिएबिलिटी के तौर पर वर्क कर रहे होते हैं। तो ये दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन जीन रेगुलेशन। मतलब जीन रेगुलेशन क्या होती है कि हमारे पास जिस तरह के जीन्स होंगे तो उनकी रेगुलेशन और उनका एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो बेसिकली हमारे पास प्रोटीन ही होती है, क्योंकि जिस तरह के जीन्स होंगे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगी। तो जीन एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ये उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। यहाँ तक हमारा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर कवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना देखेंगे ये इसकी एक्सरसाइज, और अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरा बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।